क्या हो रहा है बेटा? 1 बाय 1 आपको ऊपर से नीचे आ रहे हैं, जा रहे हैं। तो स्टूडेंट्स, आज हम लोग देखेंगे जो पिछले क्लास में बताया गया था एसेट्स के बारे में। तो उम्मीद करते हैं जो लोग उस दिन क्लास नहीं कर पाए थे वो वीडियो देख लिए होंगे। तो एसेट्स का मतलब ये बताया गया था कि वो प्रॉपर्टी और थिंग्स जो कि कैश में है या फिर उसे हम कैश में क्या कर सकते हैं, ज़रूरत पड़ने पर कन्वर्ट कर सकते हैं, मनी में कन्वर्ट कर सकते हैं। उन सभी प्रॉपर्टीज़ और थिंग्स को हम क्या कहते हैं, एसेट्स कहते हैं, राइट। और एसेट्स कितने तरह के होते हैं? एसेट्स कितने तरह के होते हैं? 2 टाइप्स के होते हैं, नॉन करेंट एसेट्स और वेरी गुड, नॉन करेंट एसेट्स और करंट एसेट्स जो डिफाइन किया गया है। तो एसेट्स तो एसेट्स होता है, एसेट्स तो एसेट्स होता है, बट उसको नॉन करेंट और करंट में हम जो डिफाइन करते हैं वो उसके ड्यूरेशन के आधार पे करते हैं। ड्यूरेशन मतलब उसके ये पीरियड के आधार पे। तो अगर कोई एसेट्स हमारे बिजनेस कंसर्न में अगर मोर देन 1 ईयर अगर रहता है तो हम उसको नॉन करेंट एसेट्स की कैटेगरी में रखते हैं, और अगर विद इन ए ईयर उसे हम कैश में कन्वर्ट करते हैं तो वो क्या होता है, बताइए क्या हो जाता है? करेंट एसेट्स हो जाता है। तो नॉन करेंट एसेट्स और करेंट एसेट्स जो भी डिफाइन किया गया था वो उसके पीरियड के आधार पे किया गया था, और यहाँ पर लिखा है, बताया गया था मोर देन 1 ईयर, और यहाँ क्या बताया गया था? विद इन 12 मंथ्स बताया गया है बाबू। तो देखो, जिस प्रॉपर्टीज और थिंग्स पे हमारा राइट है, हमारा ओनरशिप है, उसको हम क्या बोलेंगे? एसेट्स बोलेंगे, राइट। जैसे हमारे पास लैंड है, बिल्डिंग है, मशीनरी है, प्लांट है, ये सब हमारा है या नहीं है? है। और इसको जब भी ज़रूरत पड़े तो हम इसको कैश में या मनी में कन्वर्ट कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं? नीट रिप्लाई, मनी में कन्वर्ट कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं? मान लीजिए हमारे पास गोल्ड है, ठीक है, तो गोल्ड हम कभी भी कैश में कन्वर्ट कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं? तो सिमिलरली जिस तरह से हम एक इंडिविजुअल की बात करते हैं और इंडिविजुअल जिन प्रॉपर्टीज और थिंग्स को एसेट्स कहता है, उन्हीं प्रॉपर्टीज और एसेट्स को, थिंग्स को बिजनेस भी क्या कहता है? एसेट्स कहता है, राइट। तो यहाँ पर स्पेशली क्या करने थे कि जो एग्जाम्पल दिए हुए थे उस एग्जाम्पल को और नॉन करेंट एसेट्स का मीनिंग हमको समझना था। अब था कि टेंजिबल एसेट्स होता है, इनटेंजिबल एसेट्स होता है। एसेट्स जो नॉन करेंट एसेट्स होते हैं ये कितने तरह के होते हैं? नॉन करेंट एसेट्स जो हैं वो 2 तरह के होते हैं, टेंजिबल और इनटेंजिबल। अब हमारे पास बहुत सारे एसेट्स हैं जो विजिबल हैं, दिखाई देते हैं, लेकिन बहुत सारे ऐसे एसेट्स हैं जो इनविजिबल हैं, दिखाई नहीं देते हैं, बट उसका वैल्यू होता है। तो जो दिखाई देते हैं वो तो टेंजिबल हो जाएंगे, और जो दिखाई नहीं देंगे बट उसका वैल्यू होगा उसको हम क्या बोलेंगे? इनटेंजिबल। तो ये सारी बातें हमने आपको समझाई थी। गुडविल के बारे में बताया था, कॉपीराइट के बारे में बताया था, पेटेंट्स के बारे में बताया था, हर चीज़ को उस वीडियो में हमने डिस्कस किया था, राइट। आपको यदि कुछ पूछना है तो आप पूछ सकते हैं कि सर हमको ये समझ में नहीं आया, प्लीज़ हमको बता दीजिए, तो हम आपको बताने का काम करेंगे। बताइए, वीडियो आप देखे हैं उसमें क्या है जो समझ में नहीं आया? वेरी गुड। चलिए देखो बाबू, गुडविल जो है, हाँ, वो हम रेपुटेशन को बोलते हैं। गुडविल हम किसको बोलते हैं? रेपुटेशन को बोलते हैं। तो कोई भी किसी भी व्यक्ति की क्या प्रसिद्धता है, क्या रेपुटेशन है, इसको देखा जा सकता है, छुआ जा सकता है, या इसको केवल फील किया जा सकता है? बताइए, रेपुटेशन किसका कितना है ये देखा छुआ जा सकता है या केवल फील किया जा सकता है? सिर्फ फील किया जा सकता है। अब बताइए कि एक बिजनेसमैन यदि अपने बिजनेस को किसी
दूसरे व्यक्ति को सोल्ड करता है। क्या करता है? सोल्ड करता है। तो आप बताइए कि ये बिजनेसमैन जो बेच रहा है, इसने काफ़ी लंबा समय बिजनेस में बिताया है और अपने बिजनेस को जीरो से आज जो भी 100 है उस पर पहुंचाया है, और जीरो से 100 पहुंचाते पहुंचाते मार्केट में उसके कुछ अपने कस्टमर बन गए हैं कि नहीं बन गए हैं? मार्केट में इस व्यक्ति का जिसने बिजनेस शुरू किया था उसका नाम हो गया है कि नहीं हो गया है? तो अगर वह व्यक्ति अपने बिजनेस को किसी दूसरे व्यक्ति को बेच दे तो क्या उसे कस्टमर अलग से बनाने की ज़रूरत है? जो इनके कस्टमर थे वो इनके पास शिफ्ट हो जाएंगे कि नहीं हो जाएंगे? तो क्या इन्होंने उतने वर्षों की मेहनत लगाई है, दूसरे पार्टी ने उतने वर्षों की मेहनत लगाई है? तो भाई बिना मेहनत लगाए उतने कस्टमर्स पालेंगे हैं किस बात के लिए? क्योंकि उनके बिजनेस का रेपुटेशन है, बिजनेस का रेपुटेशन है। और वो रेपुटेशन किसने बनाया है? पहले वाले ओनर ने, पहले वाले ओनर ने। तो पहले वाला ओनर जिस रेपुटेशन के माध्यम से यह व्यक्ति पैसा कमाएगा, जो सेकंड पर्सन है वो पैसा कमाएगा, तो फर्स्ट पर्सन ऐसे ही उनको कमाने दे कि भाई उसके बदले कुछ पेमेंट लेगा वो, उसी पेमेंट को, उसी वैल्यू को गुडविल कहा जाएगा। समझ में बात आई? तो गुडविल उस समय में बाइंग एंड सेलिंग होती है, जिस समय में एक बिजनेस का बाइंग एंड सेलिंग होता है। बिजनेस का जब बाइंग एंड सेलिंग होगा तो बिजनेस के ओनर का गुडविल भी क्या होगा? बाई और सेल होगा, खरीदा और बेचा जाएगा। समझ रहे हैं? पेटेंट के बारे में बताया गया था। देखो, पेटेंट किसी चीज़ को अपने नाम से रजिस्टर्ड कराने से लेकर के है, यानी जब कोई चीज़ मेरे नाम से पेटेंट हो जाए, पेटेंट मतलब कि रजिस्टर्ड हो जाए, ठीक है ना। अभी जैसे एग्जाम्पल में भी दिए हुए थे, आप भी समझिए कि कोविड जब आया तो कोविड का वैक्सीन बनाने में पूरा देश लग गया कि नहीं लग गया? केवल इंडिया लगी हुई थी या पूरा वर्ल्ड जो भी डेवलप्ड कंट्री है वो सब के सब लग गए हुए थे वैक्सीन बनाने में? सब लगे थे। अब सब लगे थे तो उसमें आपको याद होगा इनिशियल कि अगस्त सितंबर 2020 में ही कभी खबर आ रहा था कि फ्रांस ने वैक्सीन बना लिया, कभी खबर आ रहा था कि भाई अमेरिका ने वैक्सीन बना लिया, इस तरह की खबर आ रही थी। लेकिन इंडिया ने वैक्सीन बना लिया इसकी खबर नहीं आ रही थी, राइट। लेकिन अब मान लिया जाए फॉर एग्जांपल, तो फ्रांस ने क्या किया, एक वैक्सीन बनाया और उसका नाम क्या रखा, स्पुतनिक। क्या रखा, स्पुतनिक। अब जैसे आप टीवी वगैरह पे देखते हैं, न्यूज़ वगैरह पे देखते हैं, तो न्यूज़ वगैरह पे देखते हैं तो आपको पता चलता है कि भाई कोविशील्ड जो है, जो हम लोग को लग रहा है, वो सीरम बायोटेक ने बनाया है। फिर इसी तरह से और भी जितनी कंपनियां हैं, इंडियन कंपनी है, तो इन्होंने उस प्रोडक्ट को बनाया। बनाने के बाद इन्होंने क्या किया, WHO को रिकमेंड किया। अब अगर सब लोग बना लिया है इसलिए ना कोई पेटेंट नहीं कराया, लेकिन अगर केवल फ्रांस बनाता, केवल कौन बनाता जी, केवल मान लिया जाए कि केवल फ्रांस बनाता, तो फ्रांस क्या करता, उसको WHO को देता, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन को देता और कहता कि सर ये वैक्सीन मैंने बनाया है सबसे पहले, इसकी टेक्नोलॉजी जो है वो हमने विकसित की है, आप इसको क्या करें, पेटेंट करें। क्या करें, पेटेंट करें, यानी मेरे नाम से इसको रजिस्टर्ड करें, इसके टेक्नोलॉजी को, इसके मार्केटिंग को, इसके हर चीज़ को आप पेटेंट करें। तो ठीक है भाई, WHO बोला कि ठीक है हम कर देते हैं पेटेंट। ऐसे नहीं होता है, पेटेंट करने में बहुत खर्च होता है, सारे साइंटिस्ट होते हैं, और ये देखा जाता है कि वर्ल्ड में इस स्पुतनिक के अलावे भी कोई बनाया है क्या। अगर कोई नहीं बनाया है तो फिर फ्रांस वाले को क्या कर दिया जाएगा, पेटेंट कर दिया जाएगा।
अब बताइए, अगर फ्रांस वाले के वैक्सीन को यानी स्पुतनिक को अगर पेटेंट कर दिया गया, तो इंडिया को, अमेरिका को, जितने भी वर्ल्ड के बाकी सारे देश हैं उसको यही बेचेगा, दूसरा कोई तो बेच नहीं सकता है, हैं? दूसरा कोई बेच सकता है? नहीं बेच सकता है। तो भाई कितना प्रोडक्शन ये करेगा कि भाई सबको बेचेगा? तो ये क्या करेगा, अपनी टेक्नोलॉजी बेचेगा, गुड्स नहीं बेच के क्या करेगा? हाँ, कहेगा इंडिया अगर आपको बनाने हैं तो आप हमसे टेक्नोलॉजी लो, रॉ मटेरियल लो, और अपने इंडिया में अपने जो भी फार्मा कंपनीज हैं उनके साथ आपको कंसर्न करके बनाओ, अमेरिका वाले अपने कंसर्न में बनाओ। हम आपको क्या देंगे? टेक्नोलॉजी। हम क्या देंगे? तो ये क्या कर रहा है? कोई चीज, सामान हमको ला करके थोड़ी दे रहा है, एक रिटन कॉन्सेप्ट हमको, रिसर्च कॉन्सेप्ट हमको दे रहा है, और उस बदले हमसे क्या कर रहा है? पैसा ले रहा है, राइट? तो ये फिजिकली एग्जिस्टेंस तो नहीं कर रहा है, इसको तो हम देख भी नहीं सकते हैं, छू भी नहीं सकते हैं। अधिकार को देखा और छुआ जा सकता है क्या? हम कोई मोबाइल थोड़ी है कि मोबाइल उठा के आपको दे दिए, हमने कहा ठीक है भाई जाइए, एक सिग्नेचर कीजिए, यहाँ पे हमारे आपके बीच एग्रीमेंट हो गया, हमने आपको पेटेंट राइट दे दी, आप जाओ जाके प्रोडक्शन करो। तो मोबाइल और बाकी सभी चीज़ों की तरह यह एसेट्स तो नहीं है उस तरह से कि जिसको हम देख भी सकते हैं, छू भी सकते हैं, और जिसका फिजिकल एग्जिस्टेंस होता है। समझ रहे हैं बात को? बताइए जानवी। अब आता है कॉपीराइट। तो जहां पेटेंट जो है किसी टेक्नोलॉजी में यूज होता है, उसी तरह से कॉपीराइट जो है, हाँ, वो किस में होता है? प्रिंटिंग प्रेस में, यानी पब्लिशिंग में। क्या होता है? जो पब्लिशर होते हैं उनके पास कॉपीराइट होता है। बात समझ गए? आप जैसे बुक पढ़ रहे हैं किसका? एस.के. सिंह का। मान लेते हैं आगे चल करके आप बुक किसका पढ़िएगा? एस.के. सिंह का। और ये बुक को पब्लिश कौन कर रहा है? एसबीपीडी। एसबीपीडी ये पब्लिकेशन का नाम है। तो इस एस.के. सिंह ने इस पब्लिकेशन को कॉपी करने का राइट दिया है कि नहीं दिया है? यानी बुक छापने का अधिकार दिया है कि नहीं दिया है? और इस अधिकार के बदले ये एसबीपीडी देता होगा ना, इनकम का, प्रॉफिट का हिस्सा देता होगा ना। तो बताइए इन्होंने क्या दिया? सिर्फ छापने का अधिकार। इन्होंने कोई मशीन वशीन नहीं दिया है। कहा है ठीक है भैया आप छाप सकते हो, अधिकार दे दिया, एक कॉन्ट्रैक्ट साइन हो गया, और ये वर्षों दर वर्षों छापे जा रहे हैं। और जितना बुक पब्लिश करते हैं पर बुक पर जो भी पैसे इनके और इनके बीच डिसाइडेड है, वो पैसा एसबीपीडी एस.के. सिंह को क्या करती है? भेजती है। यस। इसी तरह से लाइसेंस होता है कि हमने लाइसेंस लिया है, फ्रेंचाइजी होता है, कंप्यूटर सॉफ्टवेयर होता है, हाँ, ट्रेडमार्क होता है, यानी व्यापार चिन्ह। हर बिजनेस का एक ट्रेडमार्क होता है जिसको हम लोग जनरली बोलते हैं लोगो। समझ में बात आ रही है? तो वो भी क्या होता है? बिकता है। आप देखते होंगे कि सीबीएसई है ना। अब सीबीएसई क्या करती है? ये जितने भी स्कूलें खुली हुई हैं, ये कोई सीबीएसई है क्या? माने ये बोर्ड तो नहीं ना है, ये एक बोर्ड है जिन्होंने फ्रेंचाइजी यानी लाइसेंस दे दिया है किसको? यहाँ के स्कूल्स को, कि आप इस करिकुलम में पढ़ाएंगे, इस तरीके से आपका सिलेबस होगा, इस तरीके से एग्ज़ाम कंडक्ट करेंगे, ये आपके फीस स्ट्रक्चर होंगे, एटसेट्रा एटसेट्रा। और इन्हीं के गाइडलाइन पे ये इन्हीं के लाइसेंस लेकर के ये क्या कर रहे हैं? पैसे कमा रहे हैं। यस। तो लाइसेंस भी किसकी तरह है? इंटेंजिबल एसेट्स की तरह है। एनी प्रॉब्लम? तो एसेट्स का मतलब समझ में आ गया, जिस पे हमारा राइट हो, जिसे हम बिजनेस में यूज़ करते हो, और जब हमारी ज़रूरत पड़े तो हम उसको किस में कन्वर्ट कर लें? मनी में कन्वर्ट कर लें। तो उन सभी चीज़ों को क्या बोला जाएगा? एसेट्स बोला जाएगा।
और अगर वो एसेट्स कैश में कन्वर्ट होता है विद इन ए ईयर तो करेंट एसेट्स होगा, और मोर देन 1 ईयर तो वो नॉन करेंट एसेट्स होगा, राइट। अब आइए अगला जो हमारा आइटम है वो है लाइबिलिटीज। अच्छा, लाइबिलिटीज तो आप लोग जनरली सुने होंगे ना, हैं? आप लोग तो घर में भी ये वर्ड सुने होंगे, हैं? किसके मुंह से सुने हैं? अच्छा, तो क्या है ये? टीचर्स बोलते होंगे ये आपकी लाइबिलिटीज है, हैं? ये आपकी लाइबिलिटीज है, ये आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज है। यस, लाइबिलिटीज का मतलब क्या है? बिजनेस के अंदर फाइनेंशियल ऑब्लिगेशन। फाइनेंशियल ऑब्लिगेशन का मतलब कि हमें पैसे देने हैं, हम पैसे देने के लिए बाध्य हैं, बाउंडेड हैं, रिस्ट्रिक्टेड हैं। हमने पैसे लिए हैं किसी से और वो पैसे हमें उन्हें लौटाने हैं आफ्टर ए सम टाइम। समझ रहे हैं? तो लाइबिलिटीज उसी को बोलते हैं। हम भी अपने जनरल लैंग्वेज में बोलते हैं कि भाई देखो ना, हमारे फ्रेंड की बहुत लाइबिलिटीज हो गई है। फ्रेंड की लाइबिलिटीज मीन्स हमने फ्रेंड को, हाँ, टैक्स हो या फिर उसने किसी से पैसे लिए थे, वो पैसे उसे लौटाने हैं। तो बिजनेस भी क्या करता है जी? बैंक से पैसा लेता है कि नहीं लेता है? बैंक से पैसा लेता है ना, लोन के रूप में। बिजनेस पैसा लेता है। बिजनेस उधार खरीदता है ना सामान। बोलिए, उधार सामान खरीदता है कि नहीं खरीदता है? तो जिससे उधार सामान खरीदा है उसको पैसे वो वापस करेगा कि नहीं करेगा? करेगा। तो मतलब वो फाइनेंशियल ऑब्लिगेशन जिसे बिजनेस को क्या करने हैं, कुछ समय बाद पेड करने हैं, चुकाने हैं, उन पैसों को, उन फाइनेंशियल अमाउंट को क्या बोला जाएगा? लाइबिलिटीज बोला जाएगा। ठीक है ना? लेकिन लाइबिलिटीज के अंदर ओनर यानी मालिक ने जो पैसे बिजनेस को दिए हैं वो शामिल नहीं होता है, वो शामिल नहीं होता है। यानी देखो, बिजनेस में, बिजनेस को चलाने के लिए, देखना ध्यान से, बिजनेस को रन करने के लिए, बिजनेस को, पता नहीं इसका रिकॉर्डिंग डाले हैं कि नहीं डाले हैं, बिजनेस को रन करने के लिए क्या जरूरी होती है? बताइए, क्या जरूरी होती है? फंड। फंड मतलब रुपया, पैसा। और वो फंड सबसे पहले तो जितने में सक्षम है ओनर, ओनर लेकर के आता है। ठीक है? ओनर मतलब मालिक लेकर के आता है। और ओनर के बाद भी अगर हमें पैसे की ज़रूरत पड़ती है तो हम बैंक से लेते हैं, किसी से भी आउटसाइडर से लेते हैं। किससे जी? आउटसाइडर से। तो आउटसाइडर को फ्यूचर में हमें क्या करने पड़ेंगे? मालिक को तो भाई नहीं भी दे, मालिक है तो भाई पैसा लगाएगा तभी तो कमाएगा। लेकिन इन लोगों से, आउटसाइडर से यदि पैसा लिया गया है बिजनेस को चलाने के लिए, तो एक सर्टेन पीरियड के बाद आउटसाइडर को पैसे वापस करने पड़ेंगे कि नहीं करने पड़ेंगे? तो बिजनेस का आउटसाइडर के लिए जो जिम्मेदारी बनती है, बिजनेस का आउटसाइडर के लिए जो जिम्मेदारी बनती है, फाइनेंशियल ऑब्लिगेशन मतलब फाइनेंस से रिलेटेड, पैसे से संबंधित जिम्मेदारी। अब बिजनेसमैन का, अब उस आउटसाइडर के घर के झगड़े की जिम्मेदारी नहीं, उस बिजनेसमैन का बाहरी लोगों के बिजनेस से कोई हमें मतलब नहीं है। हमने जो पैसा आपसे लिया है बस उस पैसे को वापस करने की जिम्मेदारी। बात समझ में आ रही है? तो एक बिजनेस का आउटसाइडर से जो फाइनेंशियल ऑब्लिगेशन है उसी को क्या बोलेंगे? लाइबिलिटीज बोलेंगे। जैसे मान लिया जाए कि मैं एक बिजनेसमैन हूं और मुझे बैंक को 50,000 रुपये रिटर्न करने हैं। क्या करने हैं जी? रिटर्न करने हैं।
आफ्टर 2 ईयर्स, आफ्टर 2 ईयर्स, 2 साल के बाद हमें बैंक को क्या करने हैं, 50,000 रुपये रिटर्न करने हैं। अरे काहे रिटर्न करना है, तुम लिए हो तब ना रिटर्न करना है जी। तो बैंक के अगेंस्ट, बैंक के प्रति इस मेरा क्या बनता है, क्या बनता है, इस 50,000 को देने की जिम्मेदारी बनती है, रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है। इसी 50,000 को देने के लिए हम फाइनेंशियली ऑब्लिगेट हैं कि बैंक को मुझे 2 वर्ष के बाद 50,000 रुपये क्या करने हैं, रिफंड करने हैं। बात समझ में आ रही है? तो लाइबिलिटीज का मतलब कि हमें पैसे क्या करने हैं, वापस करने हैं। पैसे क्या करने हैं, वापस करने हैं। अब पैसे वापस करने हैं तो जो भी पैसे हमें आउटसाइडर को वापस करने हैं वो क्या है, लाइबिलिटीज है। लेकिन इसमें ओनर का फंड शामिल नहीं है। ओनर का फंड, ओनर ने जो बिजनेस शुरू करते समय में जो पैसे लगाए थे वो इसमें शामिल नहीं है। ये सिर्फ आउटसाइडर का है। किसका जी, बार बार बोल रहे हैं, याद रखिएगा, आउटसाइडर। चलिए, तो यहां पर डिफिनीशन में दिया हुआ है कि लाइबिलिटीज इज ए फाइनेंशियल ऑब्लिगेशन ऑफ एन इंटरप्राइज अदर देन ओनर्स फंड, अदर देन ओनर्स फंड, ओनर्स फंड के अतिरिक्त, यानी ओनर फंड को छोड़ करके जो फाइनेंशियल ऑब्लिगेशन है एक इंटरप्राइज का, वो क्या है, लाइबिलिटीज है। समझ गए? इसके बारे में क्या, इट हैज टू बी पेड एट सम टाइम इन फ्यूचर। इस पैसे को, यानी इस फाइनेंशियल ऑब्लिगेशन को क्या करने हैं, पेड करना है, चुकाना है, पेमेंट करना है। कब, एट सम टाइम इन फ्यूचर, कुछ समय के भविष्य में, कुछ समय के बाद। भविष्य का समय कल भी हो सकता है, 10 दिन बाद का भी हो सकता है, 1 साल बाद का भी हो सकता है, और 5 साल बाद का भी हो सकता है। समझ रहे हैं? बोलिए। सो लाइबिलिटीज आर ऑफ 2 टाइप्स। लाइबिलिटीज कितने तरह के हैं, 2 तरह के हैं। एक है इंटरनल लाइबिलिटीज और है एक्सटर्नल लाइबिलिटीज। इंटरनल लाइबिलिटीज और एक्सटर्नल लाइबिलिटीज। अब ये इंटरनल लाइबिलिटीज जो है ये ओनर से रिलेटेड है। किससे रिलेटेड है, ओनर से रिलेटेड है। किससे, ओनर से। पैसा कौन लगाया, मालिक। प्रॉफिट जो हुआ वो किसका हुआ, मालिक का। तो ये दोनों पे राइट किसका है, ओनर का। ठीक है ना? तो बिजनेस में जो कैपिटल रिटर्न और प्रॉफिट ओनर को देने से रिलेटेड जो ऑब्लिगेशन है वो किसका लाइबिलिटीज है, इंटरनल लाइबिलिटीज है। एक्सटर्नल लाइबिलिटीज की बात कर रहे हैं। एक्सटर्नल लाइबिलिटीज क्या है, यानी आउटसाइडर। एक्सटर्नल लाइबिलिटीज मतलब आउटसाइडर, यानी बाहर का। ओनर को छोड़ करके, ओनर को छोड़ दिए हैं, ओनर को छोड़ करके जो आउटसाइडर हैं उनके ऑब्लिगेशन को क्या बोला जाएगा, लाइबिलिटीज। समझ रहे हैं? अब मान लिया जाए कि हमने अपने दोस्त मोहन से पैसा लिया। किससे पैसा लिया, मोहन से 10,000 रुपया लिया। ठीक है? एग्रीमेंट हुआ कि इस मोहन को पैसे वापस करने हैं 3 साल बाद, आफ्टर 3 ईयर। और एक बार एग्रीमेंट हुआ कि नहीं, विद इन ए ईयर, विद इन ए ईयर। तो ऑब्लिगेशन तो है ना, लाइबिलिटीज तो है, लेकिन इसका पीरियड कितना है, मोर देन 1 ईयर। बोलो, तो इसको क्या बोलेंगे, नन करेंट लाइबिलिटीज। क्या बोलेंगे? और विद इन ए ईयर अगर पे करना है तो उसको क्या बोलेंगे, समझ रहे हैं? लाइबिलिटीज तो लाइबिलिटीज है, लेकिन अगर लंबे समय में पेड करना है, मोर देन 1 ईयर पेड करना है, तो वो नन करेंट।
और विद इन ए ईयर पेड करना है तो करेंट है। समझ गए बात को? तो एक्सटर्नल लाइबिलिटीज आर ऑफ द टू टाइप्स, नॉन करेंट लाइबिलिटीज और करंट लाइबिलिटीज। दिस लाइबिलिटीज इंक्लूड्स लॉन्ग टर्म बोरोइंग। बोरोइंग का मतलब होता है कर्ज लेना। क्या होता है बोरो? मतलब कर्ज लेना, ठीक है ना। यानी यह लाइबिलिटीज जो है, इसमें कौन से लोन शामिल होते हैं, कौन से कर्ज शामिल होते हैं? लॉन्ग टर्म। यानी लॉन्ग टर्म का मतलब ही होता है, मतलब अधिक समय के लिए लिया गया ऋण, अधिक समय के लिए लिया गया कर्ज, जैसे बॉन्ड, डिवेंचर, टर्म लोन, डेफर्ड टैक्स लाइबिलिटीज। ये नाम याद रखेंगे। हम आपसे सिर्फ अभी फिलहाल क्या पूछेंगे, धीरे धीरे आपकी नॉलेज बढ़ेगी। एक बार में आप सारा चीज चाहेंगे कि सबका मीनिंग समझ जाएं, तब तो बहुत समय लगेगा। बॉन्ड क्या है ये बाद में जानेंगे, लेकिन बॉन्ड किसके अंदर आता है ये बताना आपको जरूरी है। बॉन्ड किसके अंदर आता है, कौन से लाइबिलिटीज के अंदर? हाँ, डिवेंचर किसके अंदर आता है? टर्म लोन किसके अंदर आता है? हम आपको सिर्फ और सिर्फ बाबू नाम पूछेंगे और आपको बताने होंगे कि भाई ये कौन सी लाइबिलिटीज है, नॉन करेंट है कि करंट है। बात समझ में आ रही है? क्योंकि अभी आप सिर्फ नाम याद रखिए। दूसरा क्या कहता है, यहां पे दे भी दिया हुआ है। क्या दिया हुआ है कि लॉन्ग टर्म प्रोविजन एंड ट्रेड पेबल आउटस्टैंडिंग। आउटस्टैंडिंग का मतलब होता है ड्यू। आउटस्टैंडिंग का मतलब क्या होता है? ड्यू। ड्यू का मतलब क्या होता है? बकाया। बकाया मतलब बाकी। बकाया मतलब बाकी। जैसे हम कहें कि हमारा 200 रुपया मोहन के पास ड्यू है, मतलब क्या है? आउटस्टैंडिंग है। ड्यू है मतलब, हाँ, आउटस्टैंडिंग मतलब ड्यू, ड्यू मतलब आउटस्टैंडिंग। समझ गए? तो कह रहा है कि ट्रेड पेबल आउटस्टैंडिंग फॉर मोर देन 12 मंथ्स। हमेशा ही पीरियड लॉन्ग टर्म लाइबिलिटीज का या नॉन करंट लाइबिलिटीज का क्या होगा? 1 ईयर से क्या होगा बताइए? ज्यादा होगा। और जो विद इन ए ईयर होगा, विद इन 12 मंथ्स होगा, वो क्या होगा? तो ठीक है, यहां पे पढ़ेंगे, इट इज एक्सपेक्टेड टू बी सेटल्ड इन द कंपनीज नॉर्मल ऑपरेटिंग साइकिल। इट इज ड्यू टू बी सेटल्ड विद इन 12 मंथ्स। कितने? 12 मंथ्स के अंदर उस पेमेंट को क्या हो जाना है? सेटल हो जाना है। पेमेंट यानी कर देना है। ठीक है, जैसे हमने क्या किया, हमने 5,000 रुपये का श्री राम ब्रदर्स से क्या किया? सामान खरीदा। ठीक है, और उसको कहा कि भैया मैं आपको पेमेंट कर दूंगा। अब क्या भाई बताइए, तो किसी व्यक्ति से अगर हम उधार खरीदेंगे तो उसका पेमेंट यानी उसके सामान का पैसा कितने दिनों में वापस करेंगे? जनरली कितने दिनों में वापस कीजिएगा? आप ही बताइए ना। आप लोग के किसी दुकान से उधार खरीदते हैं तो जनरली वो आपको कितने दिनों के लिए उधार देता है? हेलो, माने कम दिन मतलब कै दिन? 10 दिन, 20 दिन, 10 दिन, 20 दिन, महीना, 2 महीना, हैं? विद इन ए वीक मतलब विद इन ए ईयर तो होगा ना। जब 1-2 ईयर के अंदर होगा, तो ईयर के अंदर होगा तो उसको क्या बोलेंगे? करंट लायबिलिटी। समझ गए आए? अब उधार देने वाले को हम लोग क्रेडिटर बोलते हैं। उधार देने वाले को हम लोग क्या बोलते हैं? क्रेडिटर बोलते हैं। तो वो सब नाम यहाँ पे दिया हुआ है। तो लिखा हुआ है कि करंट लायबिलिटीज इंक्लूड शॉर्ट टर्म बोरोइंग। यहाँ पे क्या था बच्चे बताओ जल्दी? लॉन्ग टर्म बोरोइंग। आई यहाँ पर क्या है? शॉर्ट टर्म बोरोइंग। शॉर्ट टर्म बोरोइंग का मतलब 6 महीना, 5 महीना, 2 महीना, 4 महीना के लिए लिया गया लोन। क्रेडिटर, अभी जो बोले ना, सप्लायर को क्रेडिटर बोलते हैं। क्या बोलते हैं भाई? सप्लायर को क्या बोलते हैं? क्रेडिटर बोलते हैं। यानी वह व्यक्ति जिसने मुझे उधार दिया था
उस व्यक्ति को क्या बोलते हैं, क्रेडिटर। तो उनका पैसा कितने दिनों में वापस कर देंगे? आप ही बोले हैं 1 वीक में, 1 दिन में, 10 दिन में, महीना दिन, 2 महीना, लेकिन साल भर के अंदर। यस, तो ये नाम याद रखेंगे, बिल्स पेबल, अनपेड डिविडेंड, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस, प्रपोज डिविडेंड, प्रोविजन फॉर टैक्स एंड बैंक ओवरड्राफ्ट। दिस नेम्स कम्स अंडर करंट लाइबिलिटीज। हम आपसे सिर्फ और सिर्फ यही पूछने पसंद करेंगे और सुनना पसंद करेंगे। हम आपसे पूछेंगे, बच्चे बताओ बैंक ओवरड्राफ्ट क्या है? एसेट्स है, लाइबिलिटीज है, कैपिटल है, कि नन ऑफ दीज? लाइबिलिटीज है। अब हम आपसे पूछेंगे कि लाइबिलिटीज में कौन सी लाइबिलिटीज है, नन करेंट या करेंट? अब समझ में आ रहा है ना सवाल कैसा होगा और आपका जवाब कैसा होगा? हाँ, आगे जानेंगे कि सर आखिर बताइए ना सर, ये बैंक ओवरड्राफ्ट होता क्या है, सब बताएंगे। अभी हम अकाउंटिंग टर्म्स पढ़ रहे हैं, टर्म्स, लाइबिलिटीज। अब लाइबिलिटीज के अंदर ये सारे चीजें आती हैं, इनको हम समझेंगे कि क्या है और धीरे धीरे समझेंगे। ऐसे नहीं कि एक ही बार में हम क्रेडिटर का भी मीनिंग बताते हैं, बिल्स पेबल का भी मीनिंग बताते हैं, ऐसा नहीं। अभी आपको नाम याद रखने हैं, राइट? अब आता है कैपिटल। क्या आता है जी? कैपिटल। तो देखो बच्चे, हमने लाइबिलिटीज बताते समय में क्या किया था, यहां पर छोड़वा दिया था किसको? ओनर फंड को छोड़वा दिया था कि नहीं? बोलो ना। इसी ओनर फंड को हम क्या बोलते हैं? कैपिटल बोलते हैं। यानी एक ओनर अपने बिजनेस को सेटअप करने में जो कैपिटल, जो अमाउंट कंट्रीब्यूट करता है, बिजनेस को सेटअप कौन करेगा जी? ओनर ही करेगा ना। तो ओनर उस बिजनेस को शुरू करने के लिए जो इन्वेस्टमेंट करेगा, जो पैसे वो लगाएगा, उन पैसों को हम क्या बोलेंगे? कैपिटल बोलेंगे, राइट? तो आइए कैपिटल का डिफिनीशन देखते हैं। तो कहता है कि कैपिटल इज द अमाउंट इन्वेस्टेड बाय द प्रोप्राइटर इन ए बिजनेस इंटरप्राइज। कहता है कैपिटल वह अमाउंट है जो प्रोप्राइटर के द्वारा इन्वेस्ट किया जाता है, यानी लगाया जाता है एक बिजनेस इंटरप्राइज में। इन अदर वर्ड, प्रोप्राइटर्स ऑब्लिगेशन इन टोटल एसेट्स ऑफ, टोटल एसेट्स, क्या कहता है? प्रोप्राइटर का ऑब्लिगेशन किसमें? टोटल एसेट्स में, वही कहलाता है क्या? कैपिटल। यानी ये कह रहा है कि इन अदर वर्ड, दूसरे शब्दों में हम कह सकते हैं कि प्रोप्राइटर्स ऑब्लिगेशन इन टोटल एसेट्स। अब बिजनेस में मान लिया जाए कि टोटल एसेट, अभी देखिए हम आपको समझाते हैं। टोटल एसेट्स बताया गया था पहले कि कैपिटल प्लस बोलो लाइबिलिटीज इज इक्वल टू टोटल एसेट्स। पढ़ाए हैं ना जी, ऑब्जेक्टिव में पढ़ाए थे। तो ये जो टोटल एसेट्स है, इन दोनों को जोड़ के है। तो एस कैपिटल किसको बोलेंगे? तो इसमें जो प्रोप्राइटर्स का रिलेशन है, प्रोप्राइटर्स का जो ऑब्लिगेशन है, तो टोटल एसेट्स में से लाइबिलिटीज घटा दें। टोटल एसेट्स में से लाइबिलिटीज अगर हटा देते हैं तो जो बच जाएगा वो क्या बचेगा? कैपिटल। तो टोटल एसेट्स में जो ओनर का प्रोप्राइटर का ऑब्लिगेशन है, वही क्या है? कैपिटल है। इसीलिए फॉर्मूला यहाँ पे बना है। क्या फॉर्मूला बना है? कैपिटल इज इक्वल टू टोटल एसेट्स माइनस आउटसाइड लाइबिलिटीज। आउटसाइड लाइबिलिटीज मतलब एक्सटर्नल लाइबिलिटीज। आउटसाइड लाइबिलिटीज मतलब एक्सटर्नल लाइबिलिटीज। हाँ, जितने भी हमारे कंपनी में एसेट्स हैं, उस एसेट्स में से एक्सटर्नल पार्टीज का, यानी एक्सटर्नल लाइबिलिटीज को अगर हटा देते हैं तो जो बच जाएगा वो किसका बच जाएगा?
ओनर का बच जाएगा। जो बच जाएगा किसका बच जाएगा? ओनर का बच जाएगा। और जो ओनर का होगा वही उसका क्या होगा? कैपिटल। समझ में बात आई? कोई दिक्कत? अब देखिए, अब आता है चौथा नंबर, एक्सपेंस। आज हम चौथे नंबर तक ही पढ़ाएंगे। चौथा नंबर क्या है? एक्सपेंस। हम एक्सपेंस किसको बोलते हैं? तो देखो, जो बिजनेस से रिलेटेड लोग हैं वो किसको एक्सपेंस बोलते हैं? जैसे आप बताइए ना, हम एक्सपेंस अपने घर में किसको बोलते हैं? अपने घर में बताइए ना किसको बोलते हैं? जैसे हम घर में गैस का सिलेंडर, बिजली का बिल पेड करते हैं, टेलीफोन का रिचार्ज करते हैं, मोबाइल रिचार्ज करते हैं, खाने पीने की सामान खरीदते हैं, यानी वो सारी चीज़ें जिसे हम 1 मंथ के अंदर क्या कर जाते हैं? खरीदते हैं और कंज्यूम कर जाते हैं। क्या कर जाते हैं जी? कंज्यूम कर जाते हैं। उन सभी को हम किसके कैटेगरी में रखते हैं? एक्सपेंस के कैटेगरी में। लेकिन अगर हम गोल्ड खरीदते हैं, अगर हम 50,000 का फर्नीचर खरीदते हैं, अगर हम कोई मोटर बाइक खरीदते हैं, तो क्या वो एक्सपेंस है? नहीं है ना, क्योंकि एक महीने में, एक साल में उसको खा पी करके चट तो नहीं कर जाएंगे, उसका तो फ्यूचर बेनिफिट होगा। और जिसका फ्यूचर बेनिफिट होगा वो क्या होगा? एसेट्स होगा। क्या होगा? एसेट्स होगा। तो एसेट्स जो होता है वो इन्वेस्टमेंट होता है, वो हमारा एक्सपेंस नहीं होता है। एक्सपेंस तो हम उसी को बोलते हैं जिसको करने से हमें विद इन ए ईयर क्या हो? प्रॉफिट हो, रेवेन्यू जनरेट हो। यानी हम खाएंगे पिएंगे तब ना हमको ताकत आएगा। तो बिजनेस भी खरीदेगा सामान तब ना बेचेगा। बोलिए, बिजनेस जब सामान खरीदेगा तभी बेचेगा और बेचेगा तभी कमाएगा। तो उस गुड्स को खरीदने में एक्सपेंस बिजनेस के अंदर सिर्फ उसको बोलेंगे जो गुड्स के कॉस्ट से रिलेटेड है। यानी गुड्स को बनाने में जितनी कीमत आई है, जितने कॉस्ट आए हैं, वो उसका एक्सपेंस कहलाएगा। या फिर जो भी हम एम्प्लॉयज़ को सर्विस प्रोवाइड करने के अगेंस्ट में पेमेंट करेंगे वो एक्सपेंस की कैटेगरी में आएगा। तो एक्सपेंस का डिफिनीशन क्या कहता है? कहता है द अमाउंट स्पेंट ऑन द कॉस्ट ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। गुड्स और सर्विसेज के कॉस्ट पर जो हम अमाउंट स्पेंड करते हैं, खर्च करते हैं, उसे ही हम क्या कहते हैं? एक्सपेंस करते हैं। और ये खर्च हम करते किस लिए हैं? तो यूज्ड अप इन द प्रोसेस ऑफ अर्निंग रेवेन्यू। रेवेन्यू कमाने के लिए जिस गुड्स और सर्विस को हम खरीदने का काम करते हैं, उसी को, उस पे किए गए अमाउंट जो खर्च किए गए हैं, उस अमाउंट को हम क्या बोलेंगे? एक्सपेंस बोलेंगे। ठीक है ना। हमने बिल्डिंग खरीदने पर 1 लाख रुपया खर्च किया, 1 लाख रुपया दिया, ये हमारा एक्सपेंस नहीं है। लेकिन अगर अपने दुकान के लिए 50,000 रुपये का सामान खरीद करके लाएं, ये क्या है? ठीक है ना। हमने उस सामान को बेचने के लिए 2 स्टाफ रखे हैं और उस 2 स्टाफ को 2,000 रुपये पेमेंट किया, वो क्या है? उस स्टाफ से एक्सपेंस है। उससे हमने क्या लिया है? सर्विस। उससे हमने क्या लिया है? सर्विस। तो कॉस्ट ऑफ गुड्स और सर्विसेज पे किए जाने वाले जो भी अमाउंट हैं वो क्या हैं? और ये एक्सपेंस किस लिए किया जाता है? ताकि हम इस एक्सपेंस को करने के बाद कुछ अर्न कर सकें, कुछ अर्न कर सकें। रेवेन्यू अर्निंग इसका मेन ऑब्जेक्टिव है, राइट। तो अभी आपको करना यही है कि आपको रिवीजन करना है। रिवीजन करना है। एक्चुअली क्या हुआ, आज वीडियो ऑन नहीं हुआ। कितने लोग क्लास कर रहे हैं आप लोग? अभी पता भी नहीं चल रहा है। 3 ही लोग क्लास कर रहे हैं, ठीक है। और उम्मीद करते हैं कि कल जो है और लोग ज्वाइन करेंगे। और आंचल नाम की कोई, आंचल सिंह कोई रिक्वेस्ट भेजी थी कि किससे नंबर लेकर के
नहीं आइडिया है आप लोग को? नहीं आइडिया है। खैर उसके साक्षी सिंह भी और भी 2-3 लोग ज्वाइन करने वाले हैं। कितने लोग आप में दिखा रहे हैं लिस्ट में? 7 दिखा रहे हैं ना? हाँ, तो 7 स्टूडेंट्स हो गए हैं और ज्वाइन नहीं किए हैं तो कल परसों में करेंगे। तब तक थोड़ा थोड़ा ही पढ़ते हैं, एक ही बार ज़्यादा निकलना नहीं चाहिए, नहीं तो फिर वो लोग सोचेंगे। और आज का क्लास हमने रिकॉर्डिंग में नहीं डाला है, ये भी हमसे एक मिस्टेक हो गई। तो आज हम लोग लाइबिलिटीज़ पढ़ें, एसेट्स का रिवीजन किए, कैपिटल पढ़ें। और तो कैपिटल का डिफिनीशन कभी भी आपसे पूछा जाए कि कैपिटल इज इक्वल टू व्हाट, तो क्या जवाब देंगे? टोटल एसेट्स माइनस आउटसाइड लाइबिलिटीज, राइट। और जब भी कभी हम आपसे डिफिनीशन पूछेंगे तो क्या बोलेंगे? द अमाउंट, या कैपिटल इज द अमाउंट इन्वेस्टेड बाय द प्रोप्राइटर इन ए बिजनेस इंटरप्राइज, राइट। तो चलिए आज के लिए इतना ही, फिर नेक्स्ट क्लास में यानी कल मिलेंगे, देखेंगे और आगे क्या होगा। ओके, चलिए, ओके, बाय।